नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जंतर मंतर कांड के बाद मुश्किलों में फंसे अभिजीत दीप के विदेशी फंडिंग और आय से अधिक संपत्ति पर जांच की मांग। देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने की खबर पर मचा सियासी बवाल। संजय राउत के दावे पर मंत्री बावनकुले का पलटवार, बोले अफवाहों पर ध्यान ना दें। मुंबई में विरोध प्रदर्शन में पुलिस वैन के सामने डटी रिया अहिर की राजनीति में एंट्री। शरद पवार और सुप्रिया सुले से की मुलाकात। जेनजी के आंदोलन पर अजीत डोभाल का बड़ा संदेश, बोले आजादी का मतलब तानाशाही नहीं, कांग्रेस सरकार पर हमला और अमित शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन। आर्थिक संकट ने उजाड़ा परिवार। पिंपरी चिंचवाड़ में दंपति और बेटी की सुसाइड से सनसनी। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के जान गंवाने से इलाके में मातम। छत्रपति संभाजीनगर में बड़ा सियासी भूचाल। 23 पार्षदों की सदस्यता पर मंडराया खतरा। अयोग्यता पर थमाया नोटिस। AIMIM और बीजेपी को झटका। गृहमंत्री अमित शाह की युवाओं को भगवत गीता पढ़ने की सलाह पर भड़के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई, बोले पहले अमित शाह बताएं कि उन्होंने खुद गीता पढ़ी है या नहीं। अमित शाह से डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने की मुलाकात। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान, बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास देवीय शक्तियां हैं। ठाणे मुलुंड के बीच नए स्टेशन के लिए 250 करोड़ की निधि हो जारी। सांसद नरेश महेस्के ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मांग। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत दीपके की। जंतर मंतर कांड पर अब अभिजीत दीपके नपने वाले हैं और वो लीगल बैटल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी है और पिछले 2 दिनों से उनके घर पर उनका इलाज चल रहा है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी को विदेश से मिले पैसों को लेकर जांच शुरू हो चुकी है। इनमें से एक सवाल ये भी था कि अभिजीत दीपके के पिता रिटायर होने के बाद उन्हें विदेश भेजने के लिए पैसा कहां से आया और इसकी जांच कैसी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके के वित्तीय मामलों की जांच की मांग तेज हो चुकी है और इसके लिए बाकायदा एक खत लिखा गया है और ये जांच शुरू हो चुकी है। यानी ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इधर नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ अभिजीत दीपके के विरोध प्रदर्शन में जितने भी कांड हुए हैं उन पर दीपके एक एक करके फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई में चीफ जस्टिस के TISS के कार्यक्रम को भी स्थगित करना पड़ा और इसके पीछे भी अभिजीत दीपके का हाथ बताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी को देश भर में समर्थन जरूर मिला, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अभिजीत दीपके एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। कुछ दिन पहले अभिजीत दीपके अपने छत्रपति संभाजी नगर के घर पहुंचे थे, जहां उनसे मिलने के लिए कई लोग उनके पास पहुंचे थे, जिनमें उद्धव ठाकरे के नेता से लेकर शिंदे गुट के नेता भी शामिल थे और इसी घटनाक्रम को देखते हुए उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इधर 5 अगस्त को छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी की एक बैठक भी होने वाली है। अभिजीत दीपके देश भर से मुख्य न्यायिक पार्टी यानी CJP की कोर कमेटी के 15 से 20 प्रमुख सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और ये बैठक छत्रपति संभाजीनगर यानी कि दीपके के घर पर होगी। नेताओं की इस तरह से वो संदेश देना चाहते हैं कि इस बैठक में CJP अगले टारगेट नीतियों और अपने अगले रुख पर फैसला ले सकती है। यानी CJP की इस बैठक को लेकर जो सियासी बवाल मचा है उसको लेकर जांच एजेंसियों ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ जो भी जंतर मंतर कांड में जितने भी कॉकरोचेस शामिल हुए थे उन पर छापे और जांच की कार्रवाई तो लगातार जारी है और इस बीच दीपके की इस बैठक को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है कि दीपके का अगला कदम क्या होता है। इसको लेकर जांच एजेंसियों को सीधा सीधा अलर्ट रहने को कहा गया है। और खबरों में अब बात संजय राउत की। संजय राउत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के केंद्र में जाने को लेकर दावा किया है। राउत ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से क्यों हटाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे वहां जो गतिविधियां कर रहे हैं वो सभी को साफ साफ दिखाई देती है। यानी फडणवीस को महाराष्ट्र से भगाने में एकनाथ शिंदे का हाथ होगा।
पिछले 12 सालों में पहली बार है कि मोदी सरकार को अपने किसी मंत्री से इस्तीफा दिलवाना पड़ा, और वो भी शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्रालय देश की युवा पीढ़ी को दिशा देता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मंत्रालय अब कमजोर हो गया है, ऐसा राउत ने कहा है। और संजय राउत ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने जरूर सोचा होगा कि इस मंत्रालय के लिए एक दूरदर्शी और सुशिक्षित नेता की जरूरत है, यानी देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल यहाँ पर एक शिक्षा मंत्रालय के रूप में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसकी वो पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर वो खुद अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी इच्छा है कि देश को एक अच्छा शिक्षा मंत्री मिले। अब ये उनका सवाल है कि फडणवीस क्या फैसला लेते हैं, लेकिन फडणवीस इससे पहले भी इन सभी बयानों को खारिज कर चुके। उन्होंने साफ कहा कि मैं महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जा रहा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह भी दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में मानव संसाधन विकास विभाग पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, फडणवीस के केंद्र में जाने की अफवाहों पर ध्यान न दें, या सिर्फ फडणवीस ही विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। संजय राउत के दावे पर राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी तीसरी आंख है या नहीं, लेकिन फडणवीस साफ राज्य में ही रहेंगे और उन अफवाहों पर विश्वास ना करें। उन्होंने मंत्री संजय शिरसाट और बच्चू कांडू की दीपके से हुई मुलाकात पर भी नाराजगी जाहिर की। संजय शिरसाट और विधायक बच्चू कांडू ने अभिजीत दीपके से अभी हाल ही में मुलाकात की थी, जिसको लेकर बीजेपी में खासी नाराजगी है। रत्नागिरी में मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनकी पार्टी का मामला है। एकनाथ शिंदे को ही तय करना है कि उनके नेताओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजस्व मंत्री ने कहा कि महागठबंधन में काम करते हुए इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। यानी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे में होड़ मची है दीपके को अपने पाले में लाने को लेकर, और इसी को लेकर संभाजीनगर में लगातार ये नेता जो हैं वो दीपके से मुलाकात कर रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी ने सीधा एक्शन लेने की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई की सड़कों पर जब छात्रों का हुजूम उमड़ा था, तब एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींचा और एक लड़की पुलिस वैन के सामने खड़ी नजर आई थी ताकि हिरासत में लिए गए छात्रों को छुड़ाया जा सके। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मॉडल और एक्ट्रेस रिया आहिर थी। इस घटना के बाद रिया रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई, लेकिन अब उनकी एक ताजा मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। रिया आहिर ने शरद पवार से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। क्या रिया जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली है? इस मुलाकात के दौरान सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रिया को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया। सुले ने कहा कि रिया ने जो साहस दिखाया वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी चिंता जताई कि इस साहसी कदम के बाद रिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनके वीडियो फोटो मॉर्फ करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुले ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया और सरकार से रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। राजनीति में एक और महत्वपूर्ण कोण से खबर यह भी है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी रिया आहिर के साहस की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। ये अपने आप में एक तरह से कहें कि राजनीतिक होड़ मची है कि जितने भी कॉकरोचेज हैं जो विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर अपना ध्यान खींच रहे थे, उन सभी को राजनीतिक दलों में शामिल किया जा रहा है और इस कड़ी में राज ठाकरे भी आगे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि रिया आहिर कौन सी पार्टी का दामन थामती हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी कहा जा रहा है कि जितने भी कॉकरोचेज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए उनका कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियों वो आम आदमी पार्टी से उनके नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर रिया ने कहा है कि वो किसी राजनीतिक एजेंडे के कारण नहीं बल्कि इंसानियत के नाते छात्रों के साथ खड़ी हुई थी। उनका मानना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वैसे रिया आहिर एक प्राइवेट एल्बम में नजर आ चुकी हैं, लेकिन अब राजनीति में उनकी एंट्री जो है वो होती हुई नजर आ रही है। सभी कॉकरोचेज कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है। खबरों में आप बात करेंगे एनएससी डोभाल की। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश की जेन जी पीढ़ी सुर्खियों में है। युवाओं के इस प्रदर्शन ने देश में हलचल मचा दी। इसी वजह से इन युवाओं की तारीफ और आलोचना दोनों हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी जेन जी पीढ़ी को संदेश दिया है। अजीत डोभाल ने सलाह दी कि आजादी का मतलब तानाशाही नहीं होता। डोभाल पुणे में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पुणे में अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। इस मौके पर डोभाल ने पुणे से जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया और इन यादों को ताजा करते हुए उन्होंने जंतर मंतर आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो एक तरह से अराजकता और तानाशाही की तरफ इशारा करता है। वहीं अमित शाह के पुणे दौरे के दौरान पुणे जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम
इस क्षेत्र के अध्यक्ष दीप्ति चौधरी ने कहा कि छात्रों और महिलाओं पर बल प्रयोग की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए प्रशांत जगताप, दीप्ति चौधरी और रामचंद्र उर्फ चंदू कदम समेत कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बाद में हालात सामान्य होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी और बाद में इन लोगों को रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन में लहू अणा, निमगुड़े, अरविंद शिंदे, अविनाश सालवे, रफीक शेख, साहिल केदारी और विशाल मल्की जैसे कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। जैसे ही अमित शाह पुणे पहुंचे थे तो कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनको कंट्रोल किया और सभी कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। और खबरों के आखिर में बात करते हैं एक दर्दनाक हादसे की। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई। मोरवाड़ी इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया और इससे पूरे इलाके में मातम पसरा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया। यह घटना मोरवाड़ी के करिश्मा ग्लोरी सोसाइटी के कमरा नंबर 21 में हुई, जहां रहने वाले विनोद पिल्ले, उनकी पत्नी सिरजा पिल्ले और बेटी पूर्णिमा पिल्ले ने सुसाइड कर ली। खबरों के मुताबिक 1 अगस्त को विनोद पिल्ले का शव उनके घर में मिला और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घर में उनकी पत्नी सिरजा और बेटी पूर्णिमा बेहोशी की हालत में मिली। दोनों को फौरन इलाज के लिए YSCM अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। एक ही परिवार के 3 लोगों की सुसाइड की खबर फैलते ही इलाके में भी सनसनी फैल गई। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, इसी वजह से कदम उठाया गया, लेकिन पुलिस दूसरे एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच करे कि एक ही परिवार के 3 लोग कैसे सुसाइड कर सकते हैं। या तो ये सुसाइड है या फिर इस घटना के पीछे कुछ और लोगों का हाथ है। उसके सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। परिवार से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सुसाइड के पीछे की असल वजह का पता लगाने में जुटी और उस घटना ने एक बार फिर आर्थिक संकट और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को सामने ला दिया है। पुलिस और प्रशासन लोगों से अपील करे कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत ना हारें और मदद के लिए आगे आएं। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो उससे सनसनी जरूर मिल गई है और इस पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।